हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आकांक्षा परीक्षा 2024 के केमिस्ट्री क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के साथ ही आप देखेंगे कि जो अधिकांशतः प्रश्न हैं वह पुस्तक यानी कि जो क्लास 10 की टेक्स्ट बुक है उसी से आए हुए हैं। और मेरे चैनल पर आकांक्षा 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बायोलॉजी वो भी अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, केमिस्ट्री से। और यह आसान सा प्रश्न है जिसमें हमें अभिक्रिया का प्रकार पहचानना है। और यह जो अभिक्रिया है वह विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ना वह आयरन ऑक्साइड से आयरन यानी कि जो लोहा है Fe है उसको विस्थापित कर रहा है और स्वयं ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। तो क्योंकि Fe का विस्थापन हुआ तो ये जो अभिक्रिया है वह कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। दूसरा प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ अपचयित है, यानी कि किसने अपना ऑक्सीजन खोया, किससे ऑक्सीजन हटा। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीजन हटा, समीकरण को हम ध्यान से देखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड CuO का ऑक्सीजन हटा, इसीलिए CuO जो है ना वह अपचयित पदार्थ है। उसी तरह से अगर प्रश्न में आ जाए कि कौन सा पदार्थ इस प्रश्न के अनुसार उपचयित है, तो उपचयन का अर्थ क्या हो गया? ऑक्सीजन का जुड़ना यानी ऑक्सीजन प्लस होना। तो देखेंगे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन जुड़ा, तो हाइड्रोजन उपचयित पदार्थ है। लेकिन सवाल में अपचयन पूछा गया है, इसीलिए हमारा उत्तर CuO होगा। और ये कब होगा? जब हमारा प्रश्न अगर बदलकर अपचयित पदार्थ से उपचयित हो जाएगा तब। अगला प्रश्न है कि शाक सब्जियों का विघटन होकर या विघटित होकर कंपोस्ट बनना किसका उदाहरण है? और एकदम किताब में लिखा हुआ है और सही उत्तर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, यानी कि शाक सब्जियों के विघटन से ऊष्मा उत्पन्न होती है। इंग्लिश में इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, हीट जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 से कम पीएच किसका होगा? 7 से कम पीएच का अर्थ है कि जो भी पदार्थ है यहाँ पर वह क्या है? अम्ल है। तो 7 से कम पीएच जो है वह हमें अम्ल चुनना है। और इन चारों ऑप्शन में से जो अम्ल है वह है जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस, जठर रस का अर्थ किस अम्ल से है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। बाकी तीनों जो है ना उनका पीएच मान 7 से अधिक है। अगला प्रश्न है बेमेल ऑक्साइड, जो सबसे अलग है। तो ध्यान से देखेंगे ना हम, सोडियम धातु, सल्फर अधातु, कॉपर धातु, कैल्शियम भी धातु। तो इन सभी में से अलग कौन सा हो गया? ये अधात्विक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बेमेल हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की, बाकी तीनों में धातु है और ये जो सल्फर ऑक्साइड है ना, सल्फर वो अधातु है, इसीलिए सबसे अलग है, बेमेल है, कोई मिलन नहीं है बाकी तीनों से। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना है? और अम्ल वर्षा मतलब क्या होना चाहिए? 7 से कम। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, 7 से अधिक भी नहीं होगा। और अगर किताब ध्यान से पढ़ा है तो ये जो अम्ल वर्षा का पीएच मान है वो 5.6 से कम हो जाएगा। दांतों के एनामल में रहता है, एकदम बुक का क्वेश्चन है ये, और सही उत्तर है कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा जो दांतों का एनामल है वह कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यह अभिक्रिया है दो अभिकारकों के बीच, जिनमें से एक है अम्ल और दूसरा जो अभिकारक है क्षार। क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं ना तो वह क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और साथ में जल बनाते हैं। तो हमें बस ये देखना है कि जिनमें ये दोनों बने हुए हैं वो उदासीनीकरण है और जिनमें नहीं बन रहा है वह उदासीनीकरण नहीं है। तो इस हिसाब से जो सही ऑप्शन हो जाएगा उदासीनीकरण नहीं है, वह है ये चौथा ऑप्शन 4, सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन। और ये कौन सा रिएक्शन है? आप खोजे इसको, यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ध्यान से देखना है कि चौथा उदासीनीकरण नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, तो कौन सा रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? और सही उत्तर है सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक है ये, इसका उपयोग होता है बेकिंग सोडा को बनाने में होता है। नेक्स्ट,
कि अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक विलयन जो है ना कोई गैस उत्पन्न करता है, और ये जो गैस है ना वह चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो विलयन में क्या है? तो अब तो हमारे पास ट्रिक क्या है, सबसे पहला पॉइंट हम कि चूने के पानी को दूधिया बनाने वाली गैस कौन सी है, और ये इकलौती गैस है जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब विलयन जो है वो अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर रहा है। अंडे के कवच में क्या होता है? तो अंडे के कवच में होता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वह किसी विलयन से अभिक्रिया कर रहा है जो हमें नहीं पता है, और वह बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम याद करें तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है एक धातु कार्बोनेट है, कैल्शियम धातु CO3 कार्बोनेट। तो धातु कार्बोनेट जो है ना जब अम्लों से अभिक्रिया करते हैं किसी भी अम्ल से, तब वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, और यही गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इस हिसाब से हमें इन चारों ऑप्शन में से चुनना है कि अम्ल कौन सा है, और जो अम्ल है वह है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो HCl जो है वो अंडे के कवच से अभिक्रिया करती है, CO2 उत्पन्न करती है, और CO2 चूने के पानी को दूधिया करता है। ऐसा ही एक समीकरण जो है ना यहाँ पर भी है, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिसमें CO2 गैस बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करते हैं, और अगला प्रश्न है कि उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल। अब उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभय का अर्थ है दो। दो मतलब अगर जैसे कि अगर हम पुष्प याद करें ना, तो पुष्प जो है जिनमें स्त्री जननांग, मादा जननांग और नर जननांग यानी स्त्री केसर पुंकेसर हो, उनको हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उसी तरह से जो जीव जमीन पर और जल यानी कि स्थल और जल दोनों जगह रह सकते हैं, उन्हें हम जल स्थलचर कहते हैं, और उनके नाम में भी उभय शब्द लगा हुआ है। और उभयधर्मी ऑक्साइड का अर्थ है वैसे ऑक्साइड जो अम्ल यानी कि एसिड के साथ अभिक्रिया करे और साथ ही साथ क्षार, इंग्लिश में बेस कहते हैं क्षार को, बेस के साथ भी अभिक्रिया करे। तो वैसे ऑक्साइड जो अम्लों और क्षारकों दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, वैसे ऑक्साइडों को हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। और इसका जो सही उत्तर है यहाँ पर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या आप बता सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अलावा एक और कौन सा ऑक्साइड है जो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है, यानी कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? और ये एक और है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट है कि कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है, और यहाँ पर ये सभी धातुएं, ना ही तांबा करता है, ना ही सिल्वर चांदी, और ना ही सोना गोल्ड, इनमें से कोई भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे है कि कौन एक अधातु भी है और तरल भी है। तो अधातु तो यहाँ पर चारों है, और तरल कौन सा है इनमें से, बस ब्रोमीन है। ब्रोमीन तरल अधातु है। सही उत्तर है ब्रोमीन। अभिक्रियाशीलता के अनुसार धातुओं को कितने समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, और सही उत्तर है 3। क्यों? अगर आपको सक्रियता श्रेणी याद हो, धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है, तो उसमें धातुओं को ना 3 समूह में बांटा गया। एक वो धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर यानी कि अत्यधिक क्रियाशील धातुएं, दूसरी जो सबसे नीचे आती हैं यानी कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं, और वह धातुएं जो श्रेणी के बीच बीच में आती हैं, मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं। तो मैक्सिमम रिएक्टिव यानी कि अत्यधिक क्रियाशीलता, मिनिमम रिएक्टिव यानी कि न्यूनतम अभिक्रियाशीलता, और बीच में मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं। तो अभिक्रियाशीलता यानी कि कौन कितनी तेजी से अभिक्रिया करेगा कौन सी धातु, उसके अनुसार इनके 3 समूह हैं। सिनाबार किसका अयस्क है? सिनाबार जो है यह पारद मरकरी का अयस्क है, और इस अयस्क का सूत्र है HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड है। और ये भी किताब में लिखा हुआ है, धातुओं की प्राप्ति एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कैसे करते हैं उसमें है। एक्वा रेजिया एक विलयन है ताजा रूप से प्रस्तुत। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण होता है। अब सवाल ये है कि HCl और HNO3 की मात्रा का अनुपात क्या है, और यह है 3:1, और ये इकलौता विलयन है जो सोने को प्लैटिनम को गला सकता है। इसके अलावा ना ही HCl सोने के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब ना ही गला सकता है, और ना ही अकेले HNO3। लेकिन जब हम दोनों को मिला के
मिलाते हैं 3:1 के रेशियो में, तो एक्वा रेशिया बनता है जो सोने को गला सकता है, उसके साथ अभिक्रिया कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। एनोडीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें किसकी मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है और एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। एनोडीकरण एल्यूमिनियम, ऐसे याद रखना है। और इसको कई बार कलर भी किया जाता है, सुंदर रंग आ जाता है। जिंक के परत चढ़ाने को भी एक नाम दिया गया है, और ये क्वेश्चन रहा कि अगर हम धातुओं पर जिंक की परत चढ़ाते हैं संक्षारण, जंग लगने से बचाने को, उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को। एनोडीकरण तो जो है वह एल्यूमिनियम के लिए है, एनोडीकरण एल्यूमिनियम के लिए। जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये सवाल रहा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। तो अब आयनिक यौगिक क्या है, सामान्यतः जितने भी आयनिक यौगिक है ना, उनमें सामान्यतः धातु धनायन के रूप में होते हैं और अधातु जो है वह ऋणायन के रूप में होते हैं। तो यहाँ हम चारों ऑप्शन में से देख लेते हैं किसमें धातु और अधातु है। और ध्यान से देखेंगे तो जो तीसरा ऑप्शन है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें दोनों ही अधातुएं हैं और इस प्रकार से यह आयनिक यौगिक नहीं है। तो बाकी तीनों में हम देखेंगे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तीनों धातु हैं, क्लोराइड अधातु है। तो ये तीनों जो है वह आयनिक यौगिक हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CCl4, यह आयनिक यौगिक नहीं है। तो ये कौन सा यौगिक है, ये सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। अगला प्रश्न है, तो आयनिक यौगिक हैं क्या, धातु धनायन धातु और ऋणायन अधातु से बने हुए, यानी कि निगेटिव चार्ज अधातु और पॉजिटिवली चार्ज धातु से बने हुए आयनिक यौगिक, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो उनसे बने हुए यौगिकों को हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। आगे, कॉपर किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तनु इन चारों में से कौन सा अम्ल या कौन सा ऑप्शन होगा। और सही उत्तर है कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगला है, इन चारों ऑप्शन में से कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, इन चारों में से किसके विभिन्न रूप हैं, चूना, पत्थर, चौक तथा संगमरमर। और एक हिंट दिया जाए तो इनमें से एक नाम को अभी हमने पढ़ा अंडे के छिलके, यानी कि अंडे के कवच में, और सही उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट बस चूना, पत्थर, चौक और संगमरमर में नहीं, मतलब इन तीनों के साथ अंडे के छिलके में भी पाया जाता है। पक्षियों का जो अंडे का छिलका है, कवच है, उसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो सही उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या है, CaCO3। अगला प्रश्न है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है। अयस्क जिनसे हम धातुओं को प्राप्त करते हैं, उनमें उपस्थित अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। इनमें से एल्कीन कौन सा है, 4 हमारे पास ऑप्शन है। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है ना, वह है CnH2n, यानी कि कार्बन जितने भी उनके परमाणुओं की संख्या होगी, हाइड्रोजन का उससे डबल होगा। यानी कि अगर कार्बन 2 है ना, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2 दूनी 4। तो हमको बस यही चुनना है कि किस में कार्बन से 2 गुना हाइड्रोजन है। और इस तरह से जो एल्कीन है वह है C5H10, 5 दूनी 10, 5 कार्बन तो 10 हाइड्रोजन। अगर 4 कार्बन होता तो 8 हाइड्रोजन होता। बाकी सब में हम देखेंगे ना कि ये जो फॉर्मूला है CnH2n, ये सही नहीं बैठ रहा है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। आगे के प्रश्नों में हम और भी सामान्य सूत्र देखेंगे, एल्केन, एल्काइन, इन सब के। नेक्स्ट है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 दिया हुआ है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है, तो इसको हम लोग बनाकर ही देख लेते हैं कि अगर इसकी जगह दूसरा भी फॉर्मूला रहे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो C2H6 की संरचना बनाते हैं, दोनों C हो गया और H कितना हो गया 6, ये 6 हाइड्रोजन जो है जुड़े हुए हैं, दोनों ही कार्बन के चारों तरफ मिलाकर। और सहसंयोजी आबंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने हुए, तो ये लाइन से हम दिखाते हैं, तो गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कुल कितने सहसंयोजी आबंध है, 7 कोवैलेंट बॉन्ड्स है। तो कोई भी हमारे पास फॉर्मूला रहे ना, हम उसकी गिनती करने के लिए क्या करेंगे कि हम उनकी संरचना जो है ना इस तरह से बना लेंगे, और फिर जितनी लाइनें उनके बीच में होंगी उन सभी को हम गिनती कर लेंगे। ठीक है। आगे, ब्यूटेनॉन
नाम है ब्यूटेनॉन। इसमें 4 कार्बन है, चतुर कार्बन यौगिक, और इसका प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है? तो किसके नाम के पीछे ओन लगता है और जिस प्रकार्यात्मक समूह के वजह से नाम में ओन जुड़ता है उसका नाम है कीटोन। तो ब्यूटेनॉन कीटोन मैच कर रहा है। अगर अल्कोहल जुड़ा होता तो नाम के पीछे ऑल लगा होता, जैसे ब्यूटेनॉल। अगर एल्डिहाइड है तो नाम के पीछे एल होता है, ब्यूटेनैल। और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो नाम के पीछे ओइक अम्ल जुड़ता है, तो वह हो जाता है ब्यूटेनोइक अम्ल। यहाँ पर ब्यूटेनोन है तो ओन जो है ना वह कीटोन के लिए है। अगर हिंदी में क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और आंसर कर रहे हैं ना, तो कुछ में इंग्लिश में देखने से फ़ायदा है। जैसे ब्यूटेनॉन में पीछे में ONE है, कीटोन में भी ONE है, तो ब्यूटेनॉन और कीटोन जो है वो है। तो ब्यूटेनॉन में कीटोन समूह, और कीटोन को हम किस प्रकार से लिखते हैं? C एक कार्बन, दोनों तरफ उसके एकल आबंध, और द्वि आबंध के साथ ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। तो ये प्रकार्यात्मक समूह है कीटोन का। इधर में हम कुछ एक ग्रुप जोड़ सकते हैं, मान लेते हैं R1, और दूसरी तरफ 2। सिंपलेस्ट कीटोन का नाम क्या है, यानी कि सरलतम कीटोन क्या होगा? दोनों तरफ हमें कम से कम एक कार्बन जोड़ना है ना, तो अगर हम कीटोन में दोनों तरफ एक एक कार्बन जोड़ेंगे ना, तो जो सबसे सरलतम कीटोन होगा उसका नाम होगा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन 1, 2 और 3 कार्बन के लिए, तो प्रोपेनॉन सरलतम कीटोन है। आगे के प्रश्न हम करते हैं। यहाँ पर फिर से ये प्रश्न आ गया सामान्य सूत्र वाला। पिछली बार हमने एल्कीन का किया था, अभी एल्केन का सामान्य सूत्र। इजी क्वेश्चन है, सही ऑप्शन है CnH2n+2। ये तो एल्केन का हो गया। बाकी किसके हैं? ये जो CnH2n है ये एल्कीन का है। केन में +2 है, कीन में 2n है बस H के साथ, और जहाँ 2n-2 है ना, यह किसका सूत्र है? एल्काइन का। तो हमारे पास 3 तरह के हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं आबंधों के संख्या के आधार पर, जो कार्बन कार्बन के बीच होते हैं। जो एक तो क्वेश्चन में है कि एल्केन के लिए, तो ये 4th ऑप्शन करेक्ट है। जो तीसरे ऑप्शन में है वह एल्काइन का है, और जो दूसरे ऑप्शन में है ना, यह किसका सामान्य सूत्र है? एल्कीन। तो ये तीनों ही सामान्य सूत्र याद रखना है, ये हेल्प करने वाला है कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे अगले में ही कि कौन क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापन उत्पाद देता है? प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। कौन हाइड्रोजन को हटाता है इसमें से? तो यह अभिक्रिया जो है ना वो बस एल्केन करते हैं। अब हमें इनमें से एल्केन चुनना है, तो एल्केन हम चुनेंगे कैसे? तो हम देखेंगे कि कौन जो है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इस फॉर्मूला में बिठाएंगे कि किस में CnH2n+2 फिट हो रहा है, और यह बैठता है C2H6 इथेन में। तो जो इथेन है वह प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है क्लोरीन के साथ देता है। कौन सा विलयन नीले लिटमस को लाल करेगा? नीले को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। और इन चारों में से कौन सा अम्ल है? बस यही है, CH3COOH एथेनोइक अम्ल है। एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं इसको। इसी के विलयन को हम सिरका भी कहते हैं। तो बस जो सही ऑप्शन है CH3COOH एथेनोइक अम्ल। इसमें 2 कार्बन है और इसके प्रकार्यात्मक समूह का नाम क्या है? COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है अपर रूपता की घटना, एलोट्रॉपी, और ये ग्रेफाइट और हीरा। अपर रूप क्या है? एक ही तत्व के अलग अलग रूप। तो ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के बने हुए हैं, अलग अलग हैं। इनके जो भौतिक गुण हैं वो अलग हैं, लेकिन रासायनिक गुण अपर रूपों के समान होते हैं। तो ध्यान में रखना है कि अपर रूप वह हो गए जो एक ही तत्व से बने होते हैं, किंतु उनके भौतिक गुण जो है ना वो देखने में कैसे हैं, उनका उबलने का तापमान, पिघलने का यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये सब अलग अलग होता है, लेकिन रासायनिक जो गुण है ना वह समान होते हैं। नेक्स्ट है सुगंधित पदार्थ, और सुगंधित पदार्थ जो है वो एस्टर है, जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में बनते हैं। एस्टरिफिकेशन से सवाल है यही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना यहीं पर है कि एस्टर का उपचार जब NaOH एक क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ करने पर यह अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में परिवर्तित होता है, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं साबुनीकरण, सपोनिफिकेशन। और इसकी ठीक उल्टी अभिक्रिया यानी कि एस्टर और NaOH की अभिक्रिया में
ये दोनों बने हैं, यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो NaOH है और साथ में क्या है, एस्टर है। इन दोनों के बीच क्रिया हुई ना तो क्या क्या बना, एक अल्कोहल बना। अब हम जैसा एस्टर लेंगे ना वैसे ही बनेगा, अल्कोहल बना। और साथ में क्या बना, ये हम शॉर्ट में लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं क्योंकि इसका साबुन बनाने में उपयोग होता है। लेकिन ठीक उल्टी अभिक्रिया, यानी कि अगर हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे ना तो हमें क्या बनता हुआ मिलेगा, हमें ठीक इसका उल्टा यानी कि एस्टर बनता हुआ मिलेगा और इसको हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो एस्टरीकरण और साबुनीकरण है ना, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। यानी कि साबुनीकरण में एस्टर से अल्कोहल और साबुन बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण बनते हैं। और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है, एस्टर बनता है। एकदम टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, यानी कि किताब में ये दिया हुआ है। ये दोनों ही अभिक्रियाओं के नाम जो है ना वो दिए हुए हैं। तो एक बार फिर से टिक कर देते हैं, साबुनीकरण। अभी तक हमें 118 तत्व ज्ञात हैं और कितने प्रकृति में पाए जाते हैं, 94 तत्व जो है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, हालांकि ये चैप्टर जो है वो इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इन क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। यानी कि जो फाइनल एग्जाम है क्लास 10 का, उसमें ये सारे जो प्रश्न है ना वो नहीं आने वाले हैं, इनके बाद वाले भी, क्योंकि ये चैप्टर इस बार हटाया गया है। फिर भी यहाँ पर है पिछले साल के आकांक्षा का, तो कर लेते हैं। मैं यहाँ पर है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर का फंक्शन होते हैं, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के आधुनिक वर्गीकरण किसके आविष्कार पर आधारित है, हेनरी मोस्ले। हेनरी मोस्ले ने ही कहा कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों के जो गुण है ना वो निर्भर करते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा उपधातु है। तो अगर हमको धातु पता है ना, जैसे हमको पता है सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, दो बच गए। इनमें से सिलिकॉन या स्ट्रॉन्शियम अगर नहीं पता हो, स्ट्रॉन्शियम भी धातु है। और जो उपधातु है मेटेलॉइड है वह सिलिकॉन है। सिलिकॉन का उपयोग सोलर पैनल बनाने में होता है। सिलिकॉन और सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों ही उपधातु हैं। अगला प्रश्न है, एक तत्व है एम और ये समूह 13वें में स्थित है। अगर आधुनिक आवर्त सारिणी देखे, पीरियोडिक टेबल, तो कुछ इस तरह से उसका शेप मिलेगा। और ये जो शेप है, हम अगर ये समूह देखें ना तो जो ऊपर से नीचे आए हैं वह सारे समूह हैं और बाईं से दाईं जो कॉलम रोज गए हुए हैं, बाईं से दाईं तरफ जाने पर आवर्त हैं। कुल 7 आवर्त हैं और समूहों की संख्या कितनी है, 18। तो अगर हम इस सारणी में जिसमें तत्वों को सजाया गया है ऊपर से नीचे आएंगे ना तो समूह कहलाते हैं एक ही लाइन में, और बाएं से दाएं जाने पर उनको आवर्त कहते हैं। 7 आवर्त हैं, 18 समूह हैं। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न में क्या है कि एम जो है वो 13वें समूह का है, तो इसके क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। 9th में हमने फॉर्मूला लिखना सीखा कि अगर हमें संयोजकता पता हो ना तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं। क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, 1, यानी कि जो एम है उसकी संयोजकता अगर हमें पता हो तो हम फॉर्मूला बता पाएंगे। 13वें समूह के जितने भी सदस्य हैं ना उन सबकी संयोजकता जो है ना वह कितनी होती है, 3 होती है। तो 13वें की 3 है, 12वें समूह में जो है उनकी संयोजकता हमें 2 मिलने वाली है, लेकिन वो अभी हमें पढ़ना नहीं है 10th में। पहला समूह, दूसरा समूह, फिर 13 से लेकर 18 तक। तो जो 13वां समूह है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर ना अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एम की संयोजकता हो गई 3, 13वें की संयोजकता 3 है, पहले की 1, दूसरे की 2, बीच में हमें नहीं पढ़ना क्लास 10 में, 13, 14, 15, 16, 17, 18 समूह पढ़ना है। और इन दोनों को अगर हम एक दूसरे से गुना करेंगे तो जो हमें सही सूत्र मिलने वाला है क्लोराइड का, MCl3 मिलने वाला है। तो MCl3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, ये तृतीय आवर्त यानी कि बाईं से दाएं अगर हम ऊपर से तीसरे लाइन में जाएंगे ना तो उसमें स्थित हैं। इनमें से कौन अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। अब जो धातु है ना वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तीनों ही धातु हैं। फास्फोरस अधातु है और अधातु जो है वह अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। वैसे भी अगर हम बाईं से दाईं तरफ जाएंगे ना तो बाईं तरफ हमें जितने भी तत्व मिलेंगे वो सामान्यतः क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं, और जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाएंगे ना
हमें किस प्रकार के ऑक्साइड मिलेंगे, अम्लीय ऑक्साइड मिलेंगे। तो फॉस्फोरस सबसे दाईं तरफ है स्थिरतीय आवर्त में, तो सही ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉस्फोरस। नेक्स्ट है कि आवर्त सारिणी का समूह 17 है और इसमें 2 तत्व हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन। इनके अंतिम कोश में यानी कि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आसान है 7। और 7 कैसे आया, अगर नहीं भी पता होना समूह, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या हो गई 9 और इसको हम बांटेंगे तो 2 और 7 होगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 17, और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे K, L और M में बांटेंगे तो कितना आ रहा, 7। तो दोनों के ही लास्ट में 7 है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7। लेकिन ये ट्रिक भी है, अगर ये समूह 16 होता ना तो उनके बाहरी कोश में ना 6 इलेक्ट्रॉन होते। अगर 18वां समूह होता तो बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते। 10 प्लस जो हो रहा है वो उतने बाहर में होते हैं। नेक्स्ट है कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र पर निर्भर करती है, उस सूत्र को बताना है। और ये 9th में पढ़ा हुआ है, जो सूत्र है वह है 2n²। और n क्या यहाँ पर बताता है, कोशों की संख्या। और आगे है बस और 2 प्रश्न है कि कौन सा कथन सही है, यानी कि हमें सही कथन चुनना है। और यह परमाणुविक त्रिज्या यानी कि परमाणु के आकार के बारे में, एटॉमिक रेडियस। और जैसे जैसे हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं ना आवर्त सारिणी में, जो परमाणु का आकार है यानी कि त्रिज्या जो है ना वह घटती जाती है। तो बस हमें यही कथन चुनना है कि यह बाएं से दाएं की ओर घटती है। लेकिन ये तो आवर्त है यानी कि बाएं से दाएं जाना है। अगर हम ऊपर से नीचे आते ना तो ये जो परमाणु की त्रिज्या है यानी कि परमाणु का आकार जो है ना ऊपर से नीचे आने पर, यानी कि समूह में परमाणुविक त्रिज्या बढ़ती है और आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर घटती है। अंतिम प्रश्न है कि न्यूलैंड के अष्टक, जो उन्होंने संगीत के सुरों के आधार पर बताया था कि पहला तत्व 8वां तत्व दोनों के लक्षण समान होते हैं, तो इस आधार पर 2 तत्व हैं, 2 तत्वों के बीच x तत्व है, हमें x का मान बताना है। तो क्योंकि न्यूलैंड के अनुसार जो है ना फर्स्ट और फर्स्ट के बाद जो 8वां है ना 8, इन पहला और 8वें का लक्षण मिलता है, तो इनके बीच कुल कितने तत्व आ जाएंगे, 6। तो इस हिसाब से जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वह है पहला ऑप्शन 6। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हटा देना, ये लास्ट चैप्टर है आधुनिक सारिणी वाला, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो बाकी सभी क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे। और ये सारे जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री के वो सब बुक से ही आए हुए हैं, बस हमें ध्यान से थोड़ा सोच समझकर पढ़ने की ज़रूरत है। और एक ही क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे ना तो वह क्वेश्चन किस किस का आंसर हो सकता है वह सब हमें सोचते समझते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एल्केन का सामान्य सूत्र ये करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको टिक कर देते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर जो है ना समझ में आया होगा कि हमें आकांक्षा की तैयारी केमिस्ट्री की किस प्रकार से करनी है, थोड़ी सहायता ज़रूर मिलेगी।